क्लाउड बर्स्ट जो है वो हो रहा है और बरसातों में क्लाउड बर्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसके पीछे की एक्चुअल अगर साइंटिफिक वजह है वो वजह क्या है? मुख्य तौर पे ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये सारी घटनाएं होती हैं और ये प्राकृतिक आपदा का स्वरूप ले लेता है। जो पहाड़ हैं वो दरक रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हैं वो उसकी घटनाएं बढ़ रही हैं। आप हैरान होंगे ये जानकर कि पूरे हिमालयन रीजन में और जो पूरा ये हमारा भारतवर्ष का जो रीजन है इसमें 0.6 डिग्री का जो 0.6 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसमें बदलाव आ चुका है ऑलरेडी। अलग अलग तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रही है पहाड़ों पर। क्या ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है या हम पहाड़ों के साथ जो छेड़खानी कर रहे हैं, जंगल का कटान कर रहे हैं, ये भी एक वजह है? और यहाँ पे तो ये घटनाएं अगर हल्का सा भी 4 डिग्री का भी यहाँ पे अगर कहीं भूकंप आ गया तो बहुत तहस नहस होगा। जो है ह्यूमिडिटी लेवल इतना ज़्यादा हो गया शिमला का, कहीं ना कहीं ये जंगल जो कट रहे हैं उसकी वजह से टेम्परेचर में भी बढ़ोतरी तो हो ही रही है। जो हमारे सामने एग्जाम्पल आए हैं वो एक डिसिप्लिन्ड, एक कमिटेड और एक साइंटिफिक वे ऑफ डेवलपमेंट है, टेक्निकली जो साउंड होना चाहिए वो मुझे नहीं लगता कि हमने अपनाया है। हम उसमें बिल्कुल फेल हैं। तो ये भी माना जाता है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी, ग्लोबल वार्मिंग जो पहले चल ही रही है तो उस पर जो भी ये बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं इसकी ये वजह भी हाइड्रो। क्या पहाड़ जो एक हम मानते थे कि स्थिर हैं, स्टेबल हैं, अब वो वैसे स्टेबल नहीं रहे? हमें एक विकास की जो एक अंधी दौड़ हम लगा रहे हैं उसमें हमने कहीं ना कहीं अनुशासन को पीछे छोड़ दिया है। हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि हम प्रकृति से हैं, प्रकृति हमसे नहीं है। हमारी कुछ जिम्मेवारियां हैं प्रकृति के प्रति। आपको तकनीकी तौर पर क्या लगता है कि क्या अब वो वक्त आ गया है कि शहरों को रीलोकेट किया जाए, गाँव को रीलोकेट किया जाए? और आने वाले जो अगले 5-6 वर्ष हैं इनमें और भी तेज गति से ये इन पहाड़ों पे कितना दबाव आपने पिछले 100 वर्षों में क्रिएट कर दिया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है जो जांच का विषय है। जहाँ पर बाढ़ आ गई हो या जो फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, जहाँ पर बादल फट रहे हैं और पूरा एरिया जो है वो बहा के अपने साथ ले रहे हैं, क्या वहाँ पर वापस लोग मकान जो बना देते हैं कई बार वापस मकान बना सकते हैं वहाँ पर? या फिर तो आप ये सोचें कि आप डंगा लगाकर अपने आप को अपनी ज़मीन को कवर कर कर वहाँ पे मकान बनाकर सेफ हैं, तो मैं ये नहीं मानता कि आप सेफ हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। मोहित डायरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि भारी बारिश हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी आफत लेके आई है। कई जगहों से क्लाउड बर्स्ट की खबरें सामने आ रही हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है और इस समय हिमाचल प्रदेश में अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। आखिर एकदम से ये आफत आ कहां से जाती है और क्या इसके पीछे साइंटिफिक वजह है? इस बाबत हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एनवायरमेंट साइंस टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट के चीफ साइंटिस्ट सुरेश अत्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका द समर न्यूज। थैंक यू। अत्री साहब, पहले तो सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि क्लाउड बर्स्ट जो है वो हो रहा है और बरसातों में क्लाउड बर्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसके पीछे की एक्चुअल अगर साइंटिफिक वजह है वो वजह क्या है? देखिए, क्लाउड बर्स्ट ये एक आम जो नागरिक है उसकी भाषा में आप कह सकते हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक तौर पे हम इसे कहते हैं कि ये हाई इंटेंसिटी रेनफॉल जो जब बारिश बहुत तेज गति से पड़ती है और ये माना जाता है साइंटिफिकली कि
लगभग 100 mm से अधिक बारिश जब 1 घंटे के अंदर किसी लिमिटेड क्षेत्र में हो जाती है, 1 स्क्वायर किलोमीटर, 2 स्क्वायर किलोमीटर या उससे भी कम एरिया में जब एकदम से बारिश पड़ती है, तो हम उसे ये क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना जो है उसको संज्ञा हम दे सकते हैं। तो वो जब बारिश होती है, आप बोल रहे हैं इतनी सारी बारिश होती है, तो वो एकदम से नदी नालों में आ जाती है और नालों के साथ बहता है जो पानी, जो बाद में तबाही मचा देता है। देखिए, इसके पीछे जो बेसिकली जो कारण है जो फ्लड का ये रूप ले लेता है, तो बारिश जो ये होती है ये क्यों होती है इतनी तेज गति से, तो इसके पीछे जो सीधा जो कारण वैज्ञानिक तौर पे माना जाता है वो ग्लोबल वार्मिंग ही है। ग्लोबल मुख्य तौर पे ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये सारी घटनाएं होती हैं और ये प्राकृतिक आपदा का स्वरूप ले लेता है। जो ये जोर की बारिश होती है उससे क्या होता है कि हमारे जैसे कहीं जहाँ पे भी लूज सॉइल है या मिट्टी है या जंगलों के अंदर कोई डंपिंग हुई है या बड़ी तेज गति से जब वो इस तरह की जब जगह में पानी जब गिरता है जोर से, तो कई बार वहाँ की जो वो मिट्टी की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है और ये स्लरी का एक रूप ले लेता है, एक बाढ़ का रूप ले लेता है और बहुत ज़्यादा जो है वो पत्थरों को और बाकी चीज़ों को अपने साथ बहा कर ले जाता है। इतना जोर का पानी होता है, कई टनों वजन की जो चट्टानें हैं वो भी इस पानी में जो है रोल डाउन कर जाती हैं, चट्टानें भी आ जाती हैं साथ। आ जाती हैं। अच्छा, पिछले कुछ सालों पहले अगर देखें तो इस तरह की कोई घटना होती नहीं थी। हिमाचल प्रदेश में अगर देखें तो ऐसा होता था कि बारिश होती थी, पहले भी बहुत बारिश होती थी, तेज बारिश होती थी, लेकिन जैसे वक्त निकला और पिछले कुछ सालों में जो पहाड़ हैं वो दरक रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हैं वो उसकी घटनाएं बढ़ रही हैं। तो पहले ऐसा नहीं होता था और अब ऐसा हो रहा है, इसकी क्या वजह है? देखिए, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वैज्ञानिक जो तथ्य हैं, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल हमारा डिपार्टमेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हमारा जो मेट्रोलॉजिकल साइंसेस है, उनकी जो स्टडीज़ हैं, जो तथ्य, जो भारतवर्ष का जो डाटा है पूरा एनालाइज, लगभग 1 सदी का जो डाटा है वो एनालाइज किया गया है। और हम लोग भी राज्य के स्तर पे, अपनी स्तर पे यहाँ पे भी एनालिसिस हम करते हैं। इसके जो जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं कि आप हैरान होंगे ये जानकर कि पूरे हिमालयन रीजन में और जो पूरा ये हमारा भारतवर्ष का जो रीजन है इसमें 0.6 डिग्री का जो 0.6 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसमें बदलाव आ चुका है ऑलरेडी। और प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में आप जानकर हैरानी होगी कि 0.9 डिग्री का जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है, जो अपने आप में पूरे की पूरे जो हमारा जो क्लाइमेटिक जो एक स्टेबिलिटी थी, जो हमारा एक पैटर्न था वो पूरा का पूरा डिस्टेबलाइज हो गया है। और उसी के कारण ये सारी जो प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, उससे क्या होता है कि जब तापमान में इस तरह की जो ये वृद्धि हुई है, उससे सबसे बड़ा जो फर्क पड़ा है वो ये हुआ है कि हमारी विंटर्स की जो रेन है वो बड़ी प्रोलॉन्ग हो गई हैं। वो बहुत ज़्यादा विंटर रेन्स हमारी हो रही हैं। बसंत ऋतु अगर आप देखेंगे तो बसंत ऋतु अब बहुत छोटे उसमें हो गई है। पहले ये लगभग 45 से 60 डेज के बीच में चलती थी, लेकिन अब जो ये हमारी जो बसंत ऋतु है ये लगभग अब 30 दिनों के आसपास लगभग सिकुड़ कर रह कम गई हो है। गई है। बहुत कम हो गई है। और जब ये रेनफॉल का जो पैटर्न है ये बिगड़ता है, अब आपने देखा होगा कि पश्चिमी जो विक्षोभ है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जिसको बोलते हैं, इसको एल नीनो ऑसिलेशन इफेक्ट बोलते हैं। ये इनफैक्ट पूरी डिस्टर्बेंसेस जब होती है, रेन जो समुद्र से जो हवाएं उठती हैं उससे ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इनको आप बोलते हो, पश्चिमी विक्षोभ जिसको कॉमनली हम यूज़ करते हैं। जब ये, अब आपने देखा होगा इस वर्ष क्या हुआ है कि ये लगातार बारिशें चलती रही और फरवरी, मार्च, अप्रैल में लगातार बारिशें होती रही, तो उससे ज़मीन हमारी बहुत गिल्ली थी। और जब नमी बहुत ज़्यादा होती है ज़मीन पे, तो अगर तेज़ बारिश जब गिरेगी तो वो अपने साथ सब कुछ बहा कर। बारिश तो पहले भी होती थी और इतनी बारिश होती थी, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, सपोज कीजिए 4 लेन का काम चल रहा है, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं और कटिंग हो रही है, टनल्स बन रही है, अलग अलग तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रही है पहाड़ों पर। क्या ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है या हम पहाड़ों के साथ जो छेड़खानी कर रहे हैं, जंगल का कटान कर रहे हैं, ये भी एक वजह है
जो लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और क्लाउड बर्स्ट जो है वो बहुत जबरदस्त तबाही मचा रहा है इस वक्त। आप सही कह रहे हैं कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, जब विकास होता है, तो कुछ समय के लिए पूरा चीज़ जो है पूरा डिस्टर्ब होता है। तो हमारा जो जियोलॉजिकल जो प्रोफाइल है वो बहुत ही फ्रजाइल है प्रदेश का। और पहाड़ जब कटते हैं, जब जंगल जब कटते हैं विकासात्मक गतिविधियों के लिए, तो उस वक्त ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टेबलाइज करती हैं। एक जो सेट हमारा जो एक पर्यावरण का प्राकृतिक एक जो हमारा साइकिल होता है उसको डिस्टर्ब करती है। उसके अतिरिक्त ये सब चीज़ें जो हैं वो एग्रीवेट तब हो जाती हैं, जब नुकसान एग्रीवेट कब होता है, जब आप सतत जो एक सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट के पैरामीटर्स हैं उनको ओवरलुक कर देते हैं। अब हुआ क्या है कि जब हाईवेज बने हैं या जब बिल्डिंग्स आप बनाते हैं तो उसमें जो निकल रही मिट्टी है उसको जंगलों में आप बिल्कुल गैर जिम्मेवारी के साथ बिना किसी रियलाइजेशन के आप उनको जंगलों में डंप कर देते हैं, उनको नाला देख के उसमें डंप कर देते हैं, आप नदी के किनारे डंप कर देते हैं। अब सब कुछ, अब कूड़ा भी आपने नदी में डालना है, आपने मिट्टी को भी नदी में डालना है, आपने रेत भी नदी से ही निकालना है, आपने पत्थर भी नदी से ही निकालना है। तो नदी जब अपना स्वरूप दिखाती है तो वो आपके सामने आपदा के रूप में, और फिर आप जो है वो प्रकृति को और प्राकृतिक जो ये आपदाएं जब बनती हैं तो उसको फिर आप कसूरवार ठहराते हैं। मेरा अपना मानना है कि आप काम करें, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो एक सतत विकास है हमें उसको समझना चाहिए, उसके अनुसार हमें अपने आप को डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि इस बात को कोई समझ रहा है, चाहे सरकार हो चाहे आम जनता हो? क्योंकि लगातार कंस्ट्रक्शन हो रही हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि 4 लेन का काम कर रहा है, जहां जहां कर रहा है हिमाचल प्रदेश में, चाहे चंडीगढ़ मनाली रोड हो, चंडीगढ़ शिमला रोड पे देखा कितने लैंडस्लाइड्स हुए, कितनी मौतें हुई लोगों की चलते चलते। पेड़ काटे जरूर गए लेकिन लगाए नहीं गए। ये सबसे बेसिक या मेन कॉज भी माना जाता है कि जंगलों को धड़ाधड़ काटा जा रहा है और उस पर आप प्लांटेशन ही नहीं कर रहे। नहीं, मैं इस बात से सीधे तौर पे एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि नेशनल हाईवेज बनाने के लिए, 4 लेन्स बनाने के लिए कटिंग तो अवश्य हुई है। लेकिन आप ये कहें कि उसके लिए सीधे तौर पे जंगल काटे गए और लगाए नहीं गए, वो मैं नहीं मानता। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो जंगल जब ये कटिंग करी है तो उसको बिल्कुल आपने अवैज्ञानिक रूप में उसको किया है। अगर आप देखेंगे परवाणू से ऊपर शिमला तक की जितनी भी, कैथली घाट तक जितनी भी रोड की कटिंग हुई है उसमें 90 डिग्री और 80 डिग्री के बीच में जो है पहाड़ काट दिए गए हैं। जो ड्रेनेज का जो पैटर्न है, जंगलों से जो पानी बारिश में उतरेगा नीचे, वो कहाँ से उतरेगा, ये इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है। अब होता गया है जब बारिश ऊपर जंगल में होती है तो पानी तो नीचे ही आएगा, पानी ऊपर नहीं जाएगा। तो उसकी ड्रेनेज को होल्ड करने के लिए जो हमारे जो तकनीकी जो हमारा जो कार्य होना चाहिए था वो नहीं किया गया, और वो रिजल्ट किया लैंडस्लाइड्स के रूप में इस पूरे स्ट्रेच के अंदर। दूसरा, जो टनलिंग और जो बाकी का कार्य हुआ उसका जो मख था वो निकाल कर जो है वो पहाड़ों की स्लोप्स के ऊपर डाल दिया गया। अब जब पानी उसको साथ लेकर जाकर नीचे बिल्कुल जो है वो नुकसान का रूप ले लेता है। रही बात जो जंगल काटने की और पेड़ लगाने की, जंगल काटे गए या पौधे काटे गए डेवलपमेंट, उसके लिए ये बिल्कुल ठीक है। जब आप विकास करते हैं तो इस तरह के कंप्रोमाइजेज आपको करने पड़ते हैं। उसके एवज में आपको कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन जो है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो भारत सरकार का है, मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय उसको अधिनियम को जो है उसको रेगुलेट करता है। उसके लिए ये कैंपा के अंदर जो है इसका प्रोविजन किया जाता है। जो बात देखी जाने वाली है वो वैज्ञानिक तौर पे एनालाइज करने वाली भी है, और उसको देखा जाना चाहिए कि ये पौधे कहाँ कटे और कहाँ लगने चाहिए। इस पर चेक नहीं है लेकिन किसी का, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है और लगता नहीं है कि कोई चेक भी करता है। और दूसरी बात, यहाँ पर जैसे जंगल कटे, जब हाईवे का काम चला उसके बाद जब जंगल कटे तो लोगों ने महसूस भी किया कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। शिमला की अगर बात कर लें तो एक समय शिमला जो है, गर्मियों में भी लोग यहाँ पर कंबल की बजाय रजाई लेकर सोते थे, लेकिन आज की डेट में जो है ह्यूमिडिटी लेवल इतना ज़्यादा हो गया शिमला का। कहीं ना कहीं ये जंगल जो कट रहे हैं उसकी वजह से टेम्परेचर में भी बढ़ोतरी तो हो ही रही है ना। बिल्कुल 0.9 डिग्री का फर्क है।
और ये कोई कम जो टेम्परेचर का बढ़ना जो है ये कम नहीं है। ये अपने आप में बहुत अलार्मिंग स्टेज हमारे प्रदेश के लिए है। पर ये असर सिर्फ एक लोकल उसकी वजह से नहीं है, ये ग्लोबल वार्मिंग का भी इम्पैक्ट है कि आप डेवलपमेंट, अब ये बाढ़ और ये जो पानी का गिरना तेज गति से, ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश तक सीमित नहीं है। अगर आप देखेंगे टेक्सास, जो बड़े बड़े डेवलप्ड नेशन भी हैं, वो भी फ्लडिंग और बाकी चीज़ों से, अधिक रेन से जो है वो सफ़र कर रहे हैं। वहाँ पे भी बहुत बड़ा बड़ा नुकसान हो रहा है। ये पूरे ग्लोब में इस वक्त जो है डिस्टेबलाइजेशन है। हाँ, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि हमारे प्रदेश के अंदर 0.9 डिग्री का, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर 0.6 या 0.5 डिग्री का सेंटीग्रेड का फर्क है, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने ये बिल्कुल पक्के तौर पे जो है वो एनालाइज करके असेसमेंट रिपोर्ट्स में इसमें आप देखेंगे, उसमें तथ्यों के आधारित पे, उस पे आधार पे बात हो रही है कि हिमालयन रीजन में सबसे ज्यादा अगर तापमान किसी क्षेत्र का बढ़ा है तो हिमाचल प्रदेश का बढ़ा है, जो वेस्टर्न हिमालयस में हम रहते हैं। उस पर किया जा सकता है कुछ काम, अभी किया जा सकता है ताकि वो एक जो एक कह सकते हैं कि बैलेंस रहे, टेम्परेचर भी हो और विकास काम भी हो, टेम्परेचर भी सही तरीके से रहे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, काम हो रहा है। आप ये देखें कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जहां पे राजनीतिक एक सोच और एक परिपक्वता का उदाहरण जो है माननीय मुख्यमंत्री हमारे हिमाचल प्रदेश के हैं, उन्होंने पहले ही अपने बजट में प्रदेश को हरित जो प्रदेश बनाने के लिए अपना निर्णय लिया और उन्होंने पहले ही बजट में इतनी घोषणाएं हरित जो प्रदेश को बनाने की तरफ जो है उन्होंने निर्णय लिया। सोलर एनर्जी को आप मैक्सिमम यूज करें ताकि आपका लोकल जो कार्बन फुटप्रिंट है, जो प्रदेश का जो प्रति व्यक्ति जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट होता है, जिससे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कंट्रोल किया जा सकता है, उन्होंने उस पर कार्य करना शुरू किया। ग्रीन हाइड्रोजन की पहली बार अगर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर अगर कहीं बात हुई है तो वो हिमाचल प्रदेश में हुई। उसका पूरा का पूरा क्रेडिट माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को जाता है। और मेरा ये मानना है कि हमारे प्रदेश की जनता बहुत सौभाग्यशाली है कि उनको इस तरह से एक कर्मठ और बड़ी पक्के तौर पे और सक्षम नेतृत्व जो है वो प्रदान किया जा रहा है कि वो हरित विकास की ओर आगे बढ़े। जी, अभी जो बात कर रहे हैं हम, उसमें एक हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी है, तो ये भी माना जाता है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी, ग्लोबल वार्मिंग जो पहले चल ही रही है, तो उस पे जो अभी ये बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, इसकी ये वजह भी हाइड्रो प्रोजेक्ट। आप ठीक कह रहे हैं कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, एक रन ऑफ रिवर होते हैं, एक डैम के बाद जो आपका जो है प्रोजेक्ट बनता है। तो जितनी डैमिंग पूरे प्रदेश के अंदर इस वक्त हुई है, पहले इतना पानी जो इकट्ठा जो था अलग अलग जगह इकट्ठा, अलग अलग पॉकेट्स में, अलग अलग टेरेन में नहीं होता था। अब ये पानी जब इकट्ठा होकर, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि कोल डैम का सलापड़ से लेके तत्ता पानी तक का हमारा पानी का एक स्टेबल जो है लेक तैयार हो गया है 45 किलोमीटर्स के आसपास का। अब वहाँ पे किस तरह का एटमॉस्फेरिक जो है बदलाव आया है, क्योंकि इवेपो ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस होती है, साइंटिफिक वैज्ञानिक इसको टर्म कहते हैं हम, जिसमें जो हवा जो है वो वाष्पीकरण जो है बहुत तेजी गति से होता है जब धूप का मौसम होता है। तो उससे आम जो इधर उधर की जो उसके क्षेत्र हैं, जो लेक के आसपास के जो एरियाज हैं, उसके दूर उसके जो एरिया हैं, उनके ऊपर उसका कितना इफेक्ट पड़ा है, ये एनालिसिस का एक अभी इस पे काम नहीं हुआ है। मैं ये समझता हूं कि इस पे काम किया जाना चाहिए, शोध चल रहा है, मतलब रिसर्च चल रही है, शोध होना चाहिए इसके ऊपर, और ये अवश्य भावी है और इसको किया जाना चाहिए ताकि प्रदेश के अंदर अगर कुछ और करने की जरूरत है तो वो की जा सके, नीतिगत फैसले लिए जा सके। इस साल जो बारिश हुई उसने मंडी में जबरदस्त तबाही मचाई है और थुनाग और ऐसी जगहों पर, खासतौर पर सिराज जो इलाका है वहाँ पर डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हुई नहीं, जिसे हम बात कर ही रहे हैं कि डेवलपमेंट जहाँ होगी, कटान जहाँ पर होगा, पहाड़ों का कटान होगा या सड़कें बहुत ज़्यादा होंगी, बड़ी इंडस्ट्रीज लगेंगी। एक वैली है और बहुत कह सकते हैं कि ज़बरदस्त नुकसान सिराज में हुआ है, सड़कें गायब हो गई, सब कुछ गायब हो गया। इसकी क्या हम वजह माने कि ऐसा एक इलाका जो बहुत सुंदर है, शांत है, जहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रही, वहाँ पर बादल अचानक से फटता है और उसके बाद वहाँ पर पूरा बहा लेके चले जाता है पूरे इलाके में, कई घर जो है तबाह हो जाते हैं, खेत तबाह हो जाते हैं। क्या वजह मानते हैं आप इसकी? देखिए, मैं इस चीज़ को साइंटिफिकली आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। अब वर्ष 2023 में अलग वैलीज में, कुल्लू में बहुत बादल फटे, सोलन में भी बादल फटे, शिमला में भी बादल फटे, और अगर आप इसको क्लाउड बर्स्ट के साथ जोड़ते हैं, ये इंटेंसिटी जो रेनफॉल की थी वो बहुत तेज थी। मेरा अपना साइंटिफिक तौर पे ये मानना है कि ये कोई फिनोमिना
सिर्फ सराज थुनाग क्षेत्र तक सीमित नहीं रहने वाला है। हम लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। जो ये प्रोसेस है क्लाउड बर्स्ट का, इस क्लाउड बर्स्ट प्रोसेस में होता क्या है? होता ये है कि जब धूप लगती है तो हमारा जो ज़मीन के ऊपर का जो वातावरण है वो गर्म हो जाता है और मॉइस्चर को सोखती है गर्म हवा। और जब वो गर्म हवा जब वाष्पीकरण जब होता है, मॉइस्चर जब उस पर कंटेन होता है, तो जो वाष्पीकरण जब हो जाता है, मॉइस्चर जब एयर में चला जाता है, तो इसमें वो जो लाइट हो जाता है बहुत ज़्यादा, और वो ऊपर की तरफ हिमालयस की तरफ को ये पूरा दबाव जो है हवाओं का बड़ा तेज़ी से बनता है। और जब ये ऊपर हिमालयस में जब एक पर्टिकुलर रेंज पे जब पहुंच जाते हैं बादल, जो एयर होती है हमारी, जब हवा वहाँ पे ये गर्म हवा वहाँ पहुँचती है वाष्पीकरण को साथ लेकर, वहाँ पे कूलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर ठंडा होता है तो कूल होना शुरू हो जाती है वो हवा। और उसकी जैसे ही वो कूल होती है तो वहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, कंडेंस हो जाते हैं और उससे फिर आगे जो बादल जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। और ये प्रोसेस इतनी तेज़ी से होती है, वो डिपेंड करता है कि हवा का दबाव किस तरफ को है। तो ये उस क्षेत्र में जाकर सारे बादल जो है इकट्ठे होकर एक प्रोसेस के तहत जो है वो वहाँ पे जोर की जो बारिश है वो वहाँ पे होगी। अब हुआ क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्च, अप्रैल, मई में ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से पूरे एरिया में लगातार बारिशें बनी हुई थी और नमी पहले से बहुत ज़्यादा थी। जो सराज का जो क्षेत्र है बहुत फ्रजाइल क्षेत्र है, और ऐसा नहीं है कि उनकी जो लोकल जो उनकी गतिविधियां हैं वही कारण है। ये ग्लोबल वार्मिंग थी, जो बादल बनने का जो प्रोसेस था वो था, जो अधिक मॉइस्ट एयर से जाकर बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स कन्विक्शन जो एक प्रोसेस है, जो ये गर्म हवा का दबाव जब बनता है और डाउन पोर्स जो है बड़े बड़े साइज़ के जो पानी के बनते हैं, और वो एकदम से जहाँ भी ये हवा जो उस तरफ को बादलों को इकट्ठा करके ले गई वहाँ पे ये गिर गए। और वो नीचे नमी बहुत ज़्यादा थी, ज़मीन बहुत फर्जाइल थी, और उस सारा का सारा चारों तरफ जो था उसने तहस नहस कर दिया। मतलब आप कह रहे हैं कि अब जो है पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से बात भी कर रहे हैं कि एक इंसान अपना घर बना देता है, 3 से 4 या 5 मंजिल बना लेता है, और कंक्रीट के पास जो है उसको लगता है कि मैं अब सेफ हूँ। लेकिन अभी शिमला में भी हमने देखा जिस तरह से 1-2 इलाकों में बादल फटा, या कहीं कि मलबा आया, या फिर वो NH जो काम कर रहा है उसकी वजह से एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। तो क्या पहाड़ जो एक हम मानते थे कि स्थिर हैं, स्टेबल हैं, अब वो वैसे स्टेबल नहीं रहे जितने वो कुछ साल पहले थे? देखिए, जब आप इतने बड़े बड़े नेशनल हाईवेज बनाते हैं या 4 लेन्स बनाते हैं या टनलिंग करते हैं तो थोड़ा सा इनस्टेबिलिटी तो आती है। और अब आप कार्य किस तरह से कर रहे हैं, कौन कार्य कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो ठेकेदार जो वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, वो ठेकेदारों के जो JCB मशीन या जो एक्सकावेटर जो उन्होंने लगाए हैं, क्या वो ड्राइवर्स, क्या वो तकनीशियन जो वहाँ पे काम कर रहा है वो पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन या उस जियोलॉजिकल प्रोफाइल को समझते हैं, या सीधे जाके उनको डिप्यूट कर दिया जाता है कि जाओ और काटो और गिराओ। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। जैसा अब बोल भी रहे थे मिट्टी कि 90 डिग्री तक बिल्कुल काट दिया है, अब उसको समझ ही नहीं है। उसको जो ड्राइंग अप्रूव्ड है, जो मंत्रालय से जो नीतिगत फैसला हुआ है कि इस नेचर में और इस प्रोफाइल में ये कटिंग होनी है, उसे तो एग्जीक्यूट ही नहीं किया जाता है। तो इसमें तो सीधे तौर पे मॉनिटरिंग की व्यवस्था जो बड़ी सुदृढ़ होनी चाहिए कि क्या किया जा रहा है, उसको उसी मौके पे अगर चेक किया जाएगा तो ये इनमें कमी आ सकती है। दूसरा, जो आप अगर शिमला की बात करें तो शिमला पहले से ही एक फॉल्ट लाइन पे है, जो सिस्मिक जोन जो है उसको बड़ा गंभीर जो एक विषय है सिटी का भी, उसमें भी ये भूकंप वाली लाइन जो है हमारा फ्रैक्चर्ड लाइन है। और यहाँ पे तो ये घटनाएं अगर हल्का सा भी 4 डिग्री का भी यहाँ पे अगर कहीं भूकंप आ गया तो बहुत तहस नहस होगा। दूसरा, जो हमारा डेवलपमेंट का जो मॉडल है, हमारे जहाँ भी सड़क बनती है हम करते क्या है कि सड़क के किनारे अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप कर देते हैं। अब नदी के किनारे हमारे जो पर्यटक हैं उनको नदी के किनारे जाने का शौक है, तो सारी जो डेवलपमेंट है हमारी वो नदी के किनारे किनारे होने शुरू हो जाती है। हम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते जब हम विकास करते हैं अपने आप का कि हमें जो ड्रेनेज है,
जो हमारा जो पूरा जो नदी का जो रास्ता है, नाले का जो रास्ता है, हम उसके ऊपर भी जो है नालियां बनाकर उसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। और एक नहीं सैकड़ों इस तरह के एग्जाम्पल हैं कि जहां पे हमने इस तरह का मॉडल जो है अपना लिया है, और हमें मूक दर्शक बनकर जो है वो किसी भी स्तर के जो लेवल का जो चेक और जो बैलेंस का सिस्टम है उसको हम देखते रहते हैं। और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सीधे तौर पे हम सरकार को जो है दोषी ठहरा देते हैं, जो सरासर गलत है। मतलब हम इसमें- लालच करके कहीं पर भी मकान बना दिया, नली और जी। जो नाले बहते हैं पहाड़ों से उनका उनके रास्ता रोक ऊपर भी दिया, रास्ता। और उसके बाद फिर दोषी सरकार हो गई, और दोषी फिर अपने भी लिए भी मुसीबत, दूसरे के लिए भी मुसीबत। बिल्कुल, हम ये कहते हैं कि आप ड्रेनेज पहले असेस करें। आप देखें कि जितने भी परंपरागत हमारे जो घर हैं, जो मकान बनते थे, वो पक्की जगह लेकिन बनते थे। ये जो आप बात कह रहे हैं, ये नियम तो सरकार को ठोस तरीके से लागू भी करने चाहिए, लागू हैं, लेकिन इस पर एक्शन नहीं होता। मकान तो बन ही रहे हैं नालों के ऊपर भी, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी सरकार को ये राय जाती है कि ऐसी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए ताकि नाले ना रुके, जो पानी का बहाव है चलता रहे। इस तरह की भी कितनी मंजिल की बिल्डिंग्स जो है वो पहाड़ों पर होनी चाहिए, कौन से पहाड़ पर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि नीतियां बिल्कुल पक्के तौर पर निर्धारित हैं। नीतियां तभी सक्सेसफुल होती हैं जब आम जनता उसको सपोर्ट करती है, आम समुदाय उसको सपोर्ट करता है। मेरा अपना ये व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि कोई भी नीति तब तक सफल नहीं हो सकती है जब तक आम जनता जागरूक ना हो, उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता ना दिखाए। अब अपने लिए वो एक जो अनुशासन जो जनता की तरफ से होना चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपने कहा कि जो बिल्डिंग्स जो बनाए जाने का, कि जो लोगों के जो मकान गिर जाते हैं या इस तरह की जो जियोलॉजिकल, मैं ये कहता हूं कि जियोलॉजिकल टेस्टिंग के सर्टिफिकेट्स अवश्य लगे होंगे फाइलों में, लेकिन वो कितनी ईमानदारी से किए गए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। सो हमें अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार भी होना आवश्यक है। हमें वो जब जियोलॉजिकल टेस्टिंग उस पर्टिकुलर एरिया की जहां कोई भी विकासात्मक गतिविधि हो रही है, हमें सिर्फ ये देखकर कि ये जगह खाली है यहीं पे मकान बना लिया जाए, ये जगह खाली है यहीं पे विकास कर दिया जाए, ये मॉडल हमें नहीं करना है। हमें लैंड यूज जब चेंज करते हैं, जब हम भूमि का जो बदलाव करते हैं, उसका जो विकास उस पर जब किया जाता है, तो उस मॉडल को समझने की ज़रूरत है। ये समझने की ज़रूरत है हर व्यक्ति को, हर नागरिक को, चाहे वो देश में है चाहे प्रदेश में है, कि हर जगह मकान नहीं बनाए जा सकते हैं, हर जगह मकान बनाने के लिए उपयुक्त है नहीं है। ये जियोलॉजिकल असेसमेंट्स, जो आपका जो प्रोफाइल है भूमि का, किस तरह की भूमि है, कितनी पक्की है, उसके कितने नीचे तक आप इसमें डिगिंग कर सकते हैं, करेंगे तो उसमें कोई फ्रैक्चर लाइन तो नहीं है, इसके नीचे कोई पानी तो नहीं है, ये सारे पहलुओं को देखकर, सिस्मिक जोन में तो नहीं है, इस सारे पहलुओं की वैज्ञानिक जांच होने के बाद ही आपको मकान या इस तरह की बिल्डिंग्स का डेवलपमेंट का जो विकास का जो मॉडल है वो आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन आप इतने अनुभवी हैं और चीफ साइंटिस्ट हैं, आपको लगता है कि इसको फॉलो भी करता है कोई? मकान बनाने के लिए तो कोई भी कहीं पे भी मकान बना रहा है आज के समय में। अब ये विकास की दौड़ है, हर किसी को ये लगता है कि भी मुझे भी अच्छा घर चाहिए, मुझे भी अच्छा डेवलप होना है, मेरा सड़क के किनारे ज़मीन है तो मेरा राइट है और मुझे भी घर बनाना है। कोई भी गरीब है उसका भी पूरा हक है कि उसको भी मकान बनाने के लिए परमिशन दी जाए, जगह दी जाए। मेरा अपना ये मानना है कि हम जब भी इस तरह की होड़ में आगे बढ़ें तो अनुशासन को जरूर मद्देनजर रखें। हमें ये समझना पड़ेगा कि मेरी जमीन मकान बनाने के लिए उपयुक्त है कि नहीं, ये पहले उसको समझना चाहिए, उसको इसके प्रति जागरूक होना आवश्यक है। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, बादल फट रहे हैं, आपको तकनीकी तौर पर क्या लगता है कि क्या अब वो वक्त आ गया है कि शहरों को रीलोकेट किया जाए, गांवों को रीलोकेट किया जाए, ताकि इंसानी जानें बच सके? जिस तरह से आप बोल भी रहे हैं कि सॉइल चेकिंग होनी चाहिए, पूरा सब कुछ देख करके होना चाहिए, कहाँ मकान बन सकते या नहीं बन सकते, अब वो समय आ गया, आपको क्या लगता है? देखिए, सिटीज़ को डीकंजेस्ट करना का बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है। आपको ये विदित होगा कि शिमला जब बना था, जब ब्रिटिश यहाँ पे आए थे, यहाँ जंगल नहीं थे, ये घासनियाँ थी, और उन्होंने यहाँ पे बर्फ़ भी उस वक्त पड़ती थी, और ये 25,000 लोगों के लिए डिज़ाइन जो था वो ये शहर तो किया गया शिमला। और आज यहाँ पे लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो अलग अलग जो पॉकेट्स हैं शिमला के उसमें रह रहे हैं।
कितना दबाव है यहाँ के लैंड सोर्स के ऊपर, इन पहाड़ों पे कितना दबाव आपने पिछले 100 वर्षों में क्रिएट कर दिया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है जो जांच का विषय है। आप हर जगह जहाँ भी पुराने जो अंग्रेजों के टाइम के लगाए हुए दंगे हैं, उनको भी कंक्रीट के बड़े बड़े जो है सीमेंट की बोरियां भर भर के कंक्रीट के जो जंगल जो है उसमें खड़े कर रहे हैं। आप सड़कों में भी जो है वो कंक्रीट डाले जा रहे हैं। आप कौन सा मॉडल जो है वो आप आगे बढ़ा रहे हैं, ये हमें जरूर समझना चाहिए। हमें एनालाइज करना चाहिए कि हमारे जो शहरों की जो कैपेसिटी है, जो हमारी सॉइल की जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है, ये कहाँ तक जो है इसको सह सकती है। अब लोग कहते हैं कि लैंडस्लाइड हो रहा है, या मैं ये कहता हूँ कि उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई है भाई, वो नीचे को दबाव ले रही है। जब जमीन दबेगी इतने वजन के साथ तो वो नीचे को स्लाइड ही होगा। दूसरा, एक और जो हमारे, क्योंकि ये हिली टेरेन है, पहाड़ों का जो टेरेन है, उसमें क्या होता है कि अब शिमला ऊपर तो जा नहीं सकते, जाखो की में तो नेशनल हाईवे बनेगा नहीं, तो वो जाके नीचे फुट हिल में बनेगा। तो जब फुट हिल में आप 4 लेन की कटिंग करोगे तो पहाड़ जो है उस कटिंग के साथ ऊपर से नीचे को इतना प्रेशर है, इतना कंक्रीट बिछा हुआ है चारों तरफ, और आपने इतने बड़े बड़े मकान, इतना सरिया, इतना सीमेंट, इतने पत्थर, ईंटें, इतने लोग, इतनी गाड़ियां, उन पे उसका सारा जो वजन है वो इन जो है वो जमीनों के ऊपर है। इस जमीन से वो नीचे को खिसकता है, तो जब आप नीचे काटेंगे तो वो नीचे से आगे को सरकेगा जी। और उसके सरकने से पूरा का पूरा लैंडस्लाइड वाला जहां जहां भी आपका लूज स्ट्राटा होगा और ये नीचे उसको लेके जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये स्ट्राटा क्यों आपका जो है वो इस तरह से मूव करता है इतने, और इसमें तेज गति क्यों आई है अभी कुछ ही हाल ही के वर्षों में? ये आई है जो इरेटिक जो हमारा जलवायु परिवर्तन है, जिससे जो हमारा ये पूरा पैटर्न जो है जलवायु का जो है बदल गया है। टेम्परेचर हायर होने की वजह से हमारी जो सॉइल की जो नमी है वो ख़त्म होती जा रही है। नमी ख़त्म होने की वजह से जो हमारे जो पत्थर हैं, जो अंदर चट्टाने हैं ज़मीन के अंदर जो हैं, उनकी जो रिटेंशन, जो एक मॉइस्चर रिटेंशन जो उनकी जो एक जगह घेर के रखते हैं, वो उनकी ख़त्म हो चुकी है, वो सिकुड़ रही है। हार्ड रॉक जिसको कहते हैं जी। अब उनमें जब नमी नहीं है तो वो बिल्कुल फ्रजाइल हो जाते हैं, तो जरा से भी झटके से वो एकदम गिरना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से पेड़ों की जो जड़ें हैं, हमारी जड़ों में जो जब तक नमी रहेगी तब तक फ्रजाइल, जैसे ही वो उसकी नमी खत्म होगी, अब हायर टेम्परेचर है तो नमी खत्म हो रही है, मॉइस्चर खत्म हो रहा है, तो ये हालात पैदा हो जाए। तो इसके लिए इंसान खुद ही जिम्मेदार है। खुद ही जिम्मेवार है। हमें एक विकास की जो एक अंधी दौड़ हम लगा रहे हैं, उसमें हमने कहीं ना कहीं अनुशासन को पीछे छोड़ दिया है। हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि हम प्रकृति से हैं, प्रकृति हमसे नहीं है। हमारी कुछ जिम्मेवारियां हैं प्रकृति के प्रति, हमें उसके प्रति अपने आप को पूरे अनुशासन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमें कितना दोहन करना है, जंगल कितने काटने हैं, पानी कितना यूज करना है, ये सब पे हमारा एक चेक होना चाहिए, एक अनुशासन होना चाहिए। लेकिन वो फॉलो कोई नहीं करता, अनुशासन फॉलो नहीं करता है। अच्छा, एक मेरा सवाल और है कि जहां पर बाढ़ आ गई हो या जो फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, जहां पर बादल फट रहे हैं और पूरा पूरा एरिया जो है वो बहा के अपने साथ ले रहे हैं, क्या वहां पर वापस लोग मकान जो बना देते हैं, कई बार वापस मकान बना सकते हैं वहां पर, या फिर वो चीज रोकनी चाहिए, या इसके लिए कोई पॉलिसी बनी हुई है सरकार की तरफ से भी? देखिए, मैं जो अभी जो ये थुनाग और जो अपना सिराज का, या जो हमारा धर्मपुर के क्षेत्र में, या इससे पहले कुल्लू के क्षेत्र में जो ये बादल फटने की घटनाएं समय समय पे हुई हैं, और अब ये लगभग 4 गुना की गति से आगे बढ़ी हैं, और आने वाले जो अगले 5-6 वर्ष हैं इनमें और भी तेज गति से ये जो, क्योंकि ये जो बादल फटने की घटना है, इसको मैं जो है साइंटिफिकली आपको समझाना चाहूँगा। इसका मतलब सीधे तौर पे ये है कि तेज गति से जो है बारिश पड़ रही है। तेज गति से बारिश पड़ने का मतलब ये हो गया कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, होता क्या है कि प्रदेश के अंदर जो लगभग बारिश होती है पूरे साल भर में, वो 1100 mm के आसपास, 1200 mm के आसपास बारिश हो जाती है। अगर मानसून थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट कर दे तो 20-22% एक्स्ट्रा होकर 1400 तक हम पहुंच जाते हैं। अब हुआ क्या है, पिछले 3 दिनों में या पिछले जो सप्ताह जो ये घटनाएं जब हुई, उस वक्त 240 से 260 mm के बीच में बारिश जो थी वो सिर्फ 3 दिनों में आ गई, और उसके बाद से अभी बारिश बिल्कुल कम है। तो ये घटनाएं जो हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपके नंबर ऑफ रेनी डेज जो है वो कम हो रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर सेम है, वो उतनी तेजी से आपके पास आ रहा है।
भविष्य में भी ये घटनाएं इस तरह की होंगी। मतलब और क्लाउड बहुत बर्स्ट की घटनाएं जो बढ़ेंगी अभी आने वाले बढ़ेंगी लोगों के लिए 100% खतरा है, बढ़ेंगी, समझना क्योंकि पड़ेगा तापमान आपके हाथ में कंट्रोल करने का नहीं है। आप एक लोकलाइज्ड जो आपका पर्यावरण है, जो आपका जो एक स्थानीय जो आपका जो वातावरण है, आप उसको कंटेन करने के लिए कितने एफर्ट्स करते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इसमें और मैं जो ये- आपने जो डेवलपमेंट की बात पूछी मैंने ये पूछा कि कि जहां पर ये मकान हो बन चुके हैं सकते वहां हैं, बना सकते हैं वापस। मैं ये मानता हूं कि आपने ये देखा होगा कि जहां जहां पानी आया है वो एक ड्रेनेज पैटर्न के तहत आया है। जी। बारिश अगर ऊपर हुई है और उसके साथ कोई मलबा भी गिरा है तो एक ड्रेनेज में गिरा है, और वो ड्रेनेज में जो भी चीजें रास्ते में आई वो अपने साथ बहा कर ले गई। अगर आप नाले के साथ और नाले के बिल्कुल बीच में अगर आप अपने जमीन भी अगर आपकी ओनरशिप में है, तो आप ये सोचें कि आप डंगा लगाकर अपने आप को अपनी जमीन को कवर कर कर वहां पे मकान बनाकर सेफ हैं, तो मैं ये नहीं मानता कि आप सेफ हैं। आपको बिल्कुल समझना होगा कि ड्रेनेज के रास्ते में अपना मकान ना बनाए। आपको वहां से शिफ्ट करके अपनी जो ऊंची जो ढलाई वाली जो जगह हैं, जैसे हम परंपरागत हमारे जो लोगों का जो हमारा रहन सहन था, हमें वही मॉडल अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें ऊंचाई वाली जगह में ही जो ड्रेनेज से थोड़ा हटके अपने मकान जो है वो बनाए जाने चाहिए। और ये गलत होगा कि हम उसी जगह में वापस जो है वो घर जो है वापस अपने खड़े कर दें। हमें थोड़ा सा ड्रेनेज का जो है वो ध्यान रखना होगा। अच्छा, पहाड़ों पर पहले अगर हम आपने बात की ब्रिटिश काल के भी, उस समय बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से था, भूकंप रोधी बिल्डिंग्स बनती थी, क्रॉसेस जो लगे होते हैं बिल्डिंग में, लेकिन कुछ एक वो होती थी मंजिलें, जगह देख करके कितनी मंजिल। लेकिन आज पूरे अगर हिमाचल प्रदेश में देख लिया जाए तो जो गांव है वहां पर भी 7-7, 8-8 मंजिल तक के मकान जो है वो लोग बना रहे हैं। तो पहाड़ों में क्या इतनी ज्यादा मंजिल होनी चाहिए मकान में, या आप क्या मानते हैं कि जो एनजीटी ने भी कहा कि 2.5 मंजिल से ज्यादा नहीं होना चाहिए हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जिलों में, जिसमें शिमला भी है या कसौली या मनाली की बात करें, कितना एक एवरेज रहना चाहिए अगर हम स्टोरीज की बात करें बिल्डिंग्स की? देखिए, मैं ये मानता हूं कि आने वाला समय बहुत मुश्किल समय है। लैंड रिसोर्स हमारा खत्म हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट के बजाय हमें वर्टिकल जाना पड़ेगा। ऊंची बिल्डिंग्स बनाने से कुछ नहीं होता है, पर उसका जो बनाने का तरीका है उस पर यह बात निर्भर करती है। अब मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूं कि वैज्ञानिक एनालिसिस हमारे लोग नहीं करते हैं, वो इतने अनुशासन प्रिय नहीं है। बस एक होड़ लगी है कि मेरी सड़क के किनारे जमा है, बस मैंने वहां पे 4 या 5 मंजिल करके अपना कुछ आजीविका का साधन बनाकर उस पर चले जाना है। लेकिन वो कितनी भूकंप रोधी है, कितना उसको साइंटिफिकली तैयार किया गया, कितना उसमें लोहे की आवश्यकता थी, स्टील की आवश्यकता थी, कितना लगाया गया, कितना, ये सब जांच के विषय हैं। और हम अभी तक जो हमारे सामने एग्जाम्पल आए हैं वो एक जो एक डिसिप्लिन्ड, एक कमिटेड और एक साइंटिफिक वे ऑफ डेवलपमेंट है, टेक्निकली जो साउंड होना चाहिए, वो मुझे नहीं लगता कि हमने अपनाया है। हम उसमें बिल्कुल फेल हैं। वो तो खतरनाक है ही फिर लोगों बिल्कुल, के लिए ये बिल्कुल खतरनाक है और आने वाले समय में बिल्कुल भारी खतरा है। और ये एक जो हमारी जो असेसमेंट है, जो साइंस तकनीक की ओर से भी, जो विज्ञान तकनीक की ओर से, कि जब भी अब होगा क्या, जब ये रोड के किनारे आपने बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, आपकी जो खंभे हैं बिजली के वो भी पानी की लाइंस आपकी रोड के साथ साथ, होगा क्या अगर भूकंप यहाँ पे भगवान ना करे आए, कांगड़ा में 100 वर्ष पहले आया था। जो वैज्ञानिक जो इंडिकेट करते हैं वो ये करते हैं कि 100 वर्ष के बाद एक बार फिर झटका आ सकता है, ये कहीं भी हो सकता है। हमें अपने आप को तैयार रखना है। अपने आम जनता की, गरीब आदमी जो हाशिए पे है, उसको इससे बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सराज में बादल फट रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है धर्मपुर क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जो है लैंडस्लाइड का और पूरा जमीन वहां से कटाव हो गया, जहां पे सबसे हाशिए पे रहने वाले लोग रह रहे हैं इस गांव के अंदर, जिसे स्पाटी गांव आपने धर्मपुर क्षेत्र में कहा। उन लोगों का क्या कसूर था? मैं नहीं मानता कि उन लोगों की वजह से कोई उनकी पूरे लैंड रिसोर्स पे कोई इतना बड़ा झटका आना चाहिए, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा है। मैंने फिर रिपीट किया कि ये कहीं भी किसी भी वक्त कहीं भी दरवाजे के सामने खड़ी हो जाएगी। हम लोगों को तैयार रहना है। हमें नीतिगत फैसले जो हैं, जो सरकार करती है,
माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपनी कमिटमेंट जो है, एक लीडरशिप जो है हरित विकास की ओर दिखाई है, हमें उसके साथ खड़े रहना है, हमें उसका सहयोग करना है, उसको अपनाना है और पूरी ईमानदारी से अपनाना है। लेकिन लोग भूल जाते हैं ना, अब प्राकृतिक आपदा आई तो अभी सबको अपनी अपनी बिल्डिंग्स की चिंता हो गई, बिल्कुल, उसके बाद 2-4 महीने होंगे तो लोग भूल फिर जाएंगे। लोग भूल जाएंगे। बड़े शॉर्ट लिव्ड मेमोरी जो है हम लोगों की है। लेकिन ये इतने बड़े हादसे हैं मोहित जी, मेरा मानना ये है कि ये इतनी जल्दी भी भुलाए नहीं जा सकेंगे। ये इतना लंबा जो इस बार का जो ये हादसा हुआ है एक छोटे से क्षेत्र के अंदर, और उसमें लगभग जो कहने में और सुनने में अभी तक, देखने में अभी तक आया है, हमारी टीम अभी वहाँ नहीं गई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने 6 वर्ष पहले लंबा थाच, निहारी और सुनाह, ये 3 गांव हैं जहाँ पे पर्यावरण विज्ञान तकनीक और जलवायु परिवर्तन विभाग के साइंटिस्ट, मैं खुद उन लोगों के बीच में बैठकर हमने कार्य किया। और हमने इन तीनों जो हमारी ये पंचायत है, सुना पंचायत है, लंबा थाच पंचायत है, यहाँ के जो नागरिक हैं, क्योंकि हमने जब एनालिसिस किया यहाँ पे, जब विभाग के अंदर हमने बैठकर पूरा जब स्टडी किया, तो हमने ये देखा कि ये 3-4 गांव जो हैं, जंजैली वाला जो हमारा माउंटेनियस रीजन है, ये बहुत वल्नरेबल है। अच्छा, ये बहुत ही संवेदनशील है और यहाँ पे कुछ ना कुछ घटना जो है किसी भी वक्त हो सकती है। तो इन लोगों को जागरूक किया जाना, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है, इनको इसके लिए तैयार करना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने 6 वर्ष पहले यहाँ से इन तीनों गांव के अंदर काम करने का जो है एक प्रोजेक्ट बनाया, जिसे भारत सरकार से हमने फंड भी करवाया और हमें बड़ा सहयोग मिला सरकार से। और हमने वहाँ पे बैठकर, हमें GIZ एक संस्था है जो जर्मनी सरकार की है, उन लोगों के एक्सपर्ट्स को भी साथ लाया और उन गांव में हमने लोगों को, उनको हम पालमपुर में HF जो हमारी IHBT का जो एक वहाँ बड़ा संस्थान है भारत सरकार का, वहाँ पे भी उनको किस तरह की वनस्पतियाँ अपनानी चाहिए, किस तरह की उनको फसलें लगानी चाहिए, इस तरह की आपदा के अंदर उनको किस तरह से अपने आप को बचाना है, इसके लिए उनको सचेत करने के लिए हमने कार्य किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये ग्लोबल वार्मिंग ने उस क्षेत्र को भी बुरी तरह से लील लिया। जो हमें आभास था, जो हमें शंका थी, वो सामने आ गई। और मुझे ऐसा लगता है कि जो साइंटिफिक स्टडीज़ या जो प्लान्स, जो नीतिगत फैसले सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, आम जनता को पूरी जागरूकता के साथ, आम जनता को पूरा सहयोग उनको अपनाने में करना चाहिए। लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशंस क्या ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं, अगर हम बात करें तो? इसमें भी थोड़ा सा मेरा जो अपना पर्सनल व्यू जो है मोहित जी, वो डिफरेंट रहता है। मैं ये समझता हूँ कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आपको ये निश्चित तौर पे समझना चाहिए कि प्लांटेशन कहाँ पे, किस प्रजाति की होनी चाहिए, क्या उस पर्टिकुलर एरिया में प्लांटेशन की ज़रूरत है भी नहीं, ये महत्वपूर्ण है। पौधारोपण बिल्कुल करना चाहिए। हमें पौधारोपण से बहुत सहयोग मिलता है वातावरण को अच्छा रखने में, लेकिन किस एरिया में वातावरण को ठीक करना है, किस एरिया में उस वातावरण को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, किस एरिया में हमें सॉइल कंजर्वेशन की एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है। अब हुआ क्या है, कुछ वर्षों में इतने बड़े बड़े डैम्स हमारे बने हैं, हाइड्रो पावर की एफोरेस्टेशन एक्टिविटीज़ हुई हैं, पौधारोपण हुआ है, लेकिन हमने सारी घासनियों में, जो पहले कई वर्षों से परंपरागत हमारी जो घासनियाँ थी, वहाँ पे हमने जंगल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। हमने नेशनल जो हमारे ये 4 लेन्स बन रहे हैं, इसके चारों तरफ 20-20 हज़ार पौधे हमने कटवाने की परमिशन दे दी, लेकिन लगाए कहाँ गए, वो घासनियों में लगाए गए। तो हमने पूरा का पूरा एक जो एटमॉस्फेरिक जो हमारा जो इम्बैलेंस है, वो हो सकता है क्रिएट कर दिया हो। ये जांच का विषय है और हमें इस चीज़ को पूरी तरह से एनालाइज करके इस पर आगे बढ़ना चाहिए। एक कोई इस तरह का भी शोध चल रहा है, चलाया जा सकता है कि पहले ही पता चल जाए, अगर हम बात करें कि सैटेलाइट पिक्चर जैसे होती है कि कहाँ पर जो है वो पानी का रिसाव हो रहा है ज़्यादा और बादल कहाँ फट सकता है, या इस तरह का शोध जो है वो चल रहा है क्या, ताकि अवेयरनेस पहले ही हो जाए इसके लिए? नहीं, अभी इस पे देखिए क्या है कि लैंडस्लाइड कहाँ हुआ, वहाँ पे जो हमारे जो क्या उस वक्त सिचुएशंस थी, उस पे तो कार्य करने के लिए पहले अलार्मिंग जो वो नहीं मालूम। अब मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो ये शोध का विषय है और शोध किया जा रहा है इसके ऊपर, और हम कार्य भी कर रहे हैं।
स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसके ऊपर जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजिकल है, नासा है, इसरो है, इन लोगों के साइंटिस्टों के साथ मिलकर हम इसके ऊपर कार्य प्लान जो है कार्य योजना बनाकर उस पर आगे बढ़ने वाले हैं। हमारा अपना रिमोट सेंसिंग जो सेंटर है, क्लाइमेट चेंज का जो हमारा यहाँ पे जलवायु परिवर्तन केंद्र है, हम सब साइंटिस्ट मिलकर उस पर कार्य जो है वो कर रहे हैं और करने का पूरा आगे की योजना है। उससे क्या अब होगा, इसको मतलब हम जो आप अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। अब तो टेक्निक जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी आ गई। अगर हमारा डाटा करेक्ट है, अब हमारे जो वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन है, जहाँ पे हम जो ये तापमान और जो रेनफॉल का पैटर्न समझते हैं, अगर ये 8 से 10 दिन का अगर हम समझ लें और पीछे का पूरे ट्रेंड्स को अगर हम समझ लें कि किस तरह की जो तापमान की और जो रेनफॉल की जो गतिविधि रही है और बादल कहाँ फटा है, ये हम पूरा एनालाइज करके अगर 8 दिन पहले की अगर हम एक उसी रेंज में अगर हम तापमान किस रेंज में जा रहा है, रेनफॉल किस तरह का पैटर्न रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से या ज़मीन के अंदर नमी जो है उस पर्टिकुलर टाइम में कितनी बनी हुई है और इतने एमएम की अगर बारिश अगर उस क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में आ गई तो वहाँ पे क्या घटना हो सकती है, बिल्कुल हम इसको फोरकास्ट कर सकते हैं। चलिए सुरेश जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लोगों को भी अवेयर करने की कोशिश की और उम्मीद यही है कि आपकी बात सुनकर जो लोग अवहेलना कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, जिनको ये नहीं अनुमान कि उससे उनको भी नुकसान होगा और कई लोगों को नुकसान होगा, उनको जो है वो इस बाबत जो है वो समझें और उस हिसाब से अपनी कंस्ट्रक्शन करें और सरकारें भी जो है इस बाबत ध्यान दें कि क्या नियम जो है वो फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मोहित जी। मैं भी सभी को यही संदेश आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि हमारे जो भारत सरकार का भी पर्यावरण मंत्रालय है, उसका जो मोटो है, जो लोगो है, उसमें भी प्रकृति रक्षति रक्षतः, कि प्रकृति रक्षा आप करेंगे तो प्रकृति अपने आप आपकी रक्षा करेगी। अगर आप इसको पूरी तरह से दोहन पे आ जाएंगे, प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे, तो आपको ये आपदाएं, ये जो हालात बने हुए हैं, ये नहीं छोड़ेंगे। हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है, हम सभी को प्रकृति के साथ मिलकर चलने की आवश्यकता है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि प्रकृति जो है वो हम प्रकृति से हैं, प्रकृति हमसे नहीं है। जी, नेचर के साथ चलना चाहिए, नेचर के उल्ट नहीं चलना चाहिए। नहीं चलना है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। थैंक यू वेरी मच मोहित जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करने का, क्योंकि हम वैज्ञानिक हैं और आपके माध्यम से ही हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।